नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। जी बिल्कुल। और दोस्तों, आज हम 16 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स का एकदम गहन विश्लेषण करेंगे। हाँ, मतलब हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं, हमारी चर्चा पूरी तरह से आपके परीक्षा के सिलेबस पर आधारित होगी। हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान और खेल से जुड़े हर एक महत्वपूर्ण तथ्य को बिना किसी भटकाओं के डिकोड करेंगे। तो चलिए इस जानकारी के खजाने को खोलते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य और पर्यावरण के एक बहुत ही बुनियादी विषय से शुरुआत करते हैं। जी, आज 16 मार्च है। बिल्कुल, और भारत में इसे नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसका जो ऐतिहासिक संदर्भ है वो 1995 से जुड़ता है। सही कहा, 1995 में भारत ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की थी। इम्यून सिस्टम के नजरिए से समझें तो ये किसी कंप्यूटर के एंटीवायरस की तरह काम करता है। एंटीवायरस? हाँ, मतलब हम शरीर को पहले से ही दुश्मन का जो वायरस है उसका ब्लूप्रिंट दे देते हैं, ताकि जब असली हमला हो तो हमारा शरीर उसे पहचान कर तुरंत खत्म कर दे। ये काफी दिलचस्प एनालॉजी है। और 1995 का वह पल्स पोलियो अभियान, वो तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में परीक्षा के दृष्टिकोण से छात्रों को ये ध्यान रखना होगा कि नेशनल वैक्सीनेशन डे का फोकस अब केवल पोलियो तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो अब किन बीमारियों पर ज्यादा जोर है? आज के समय में सरकार का मुख्य फोकस खसरा, रुबेला, टीबी, हेपेटाइटिस बी और कोविड-19 जैसी बीमारियों पर है। ओह, समझ गई। मतलब बीमारियों की लिस्ट अब अपडेट हो गई है। बिल्कुल। और अब शरीर की इस आंतरिक सुरक्षा से बाहर निकलते हैं और बाहरी सुरक्षा की बात करते हैं, यानी हमारे पर्यावरण की सुरक्षा। हाँ, पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा खतरा है वायु प्रदूषण, खासकर हमारी दिल्ली जैसे महानगरों में। सही कहा आपने। और इसी खतरे से निपटने के लिए नई दिल्ली के हाईवे और अधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों में भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर स्थापित किया गया है। जी, ये एक बहुत ही आधुनिक कदम है। लेकिन मुझे एक बात पूछनी थी। अब तक हमने सिर्फ स्मॉग टावर या साधारण एयर प्यूरिफायर के बारे में सुना था। ये माइक्रो एल्गी तकनीक उनसे कैसे अलग है? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि साधारण फिल्टर हवा से सिर्फ धूल के कणों को रोकते हैं, लेकिन जो खतरनाक गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उनका क्या? हाँ, वो तो हवा में ही रह जाती हैं। बिल्कुल, यहीं पर ये बायोरिएक्टर तकनीक काम आती है। इसमें सूक्ष्म शैवाल होते हैं जो प्रदूषित हवा से CO2 अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित कर लेते हैं, मतलब उसे सोख लेते हैं। जी हाँ, और बदले में एकदम स्वच्छ हवा का उत्सर्जन करते हैं। वाह, ये तो बहुत ही कमाल की तकनीक है। पर्यावरण संरक्षण से आगे बढ़ते हुए अगर हम भारत के खेतों की ओर देखें तो वहां भी एक अलग तरह की मुहिम चल रही है। आप गुजरात सरकार के नए मॉडल की बात कर रही हैं। बिल्कुल, गुजरात सरकार ने 500 गांवों को प्राकृतिक खेती गांव मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। हाँ, लेकिन एक प्रतियोगी छात्र के नजरिए से देखें तो ये केमिकल फ्री फार्मिंग सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि अर्थशास्त्र के लिए भी कैसे जरूरी है? यह बहुत ही सटीक सवाल है। देखिए, इसके 4 मुख्य बिंदु हैं जो छात्रों को याद रखने चाहिए। पहला है सॉइल फर्टिलिटी, यानी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता। जी, रासायनिक खादों से मिट्टी खराब होती है, लेकिन प्राकृतिक खेती से सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है। दूसरा बिंदु है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन मतलब किसानों का खर्चा कम हो जाता है। बिल्कुल, जब पारंपरिक कृषि तकनीकों का इस्तेमाल होता है तो किसानों को महंगे उर्वरक नहीं खरीदने पड़ते। इससे उनकी लागत में भारी कमी आती है। हाँ, ये तो सीधा अर्थशास्त्र है। लागत कम होगी तो मुनाफा बढ़ेगा। सही कहा। तीसरा बिंदु है सेफ फूड, मतलब बिना रसायनों वाला सुरक्षित खाना। जी, जिसकी आज बाजार में बहुत मांग है। और चौथा बिंदु है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी हम लंबे समय तक खेती कर सकते हैं बिना जमीन को बंजर बनाए। बहुत खूब। अब पर्यावरण संरक्षण से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समाज के संरक्षण और समावेशिता से जुड़ी योजनाओं की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। जी, इंक्लूसिविटी आज के प्रशासन का एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल, और इसमें कर्नाटक सरकार की ध्वनि स्पंदन योजना को हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये योजना वास्तव में एक बेहतरीन पहल है। हाँ, और ये योजना मुख्य रूप से विजुअली इम्पेयर्ड नागरिकों के लिए है, यानी दृष्टिबाधित लोगों के लिए। सही कहा। और दोस्तों, इस योजना में सबसे दिलचस्प बात यह है कि बसों में एक विशेष ऑडियो सिस्टम लगाया गया है जो बस स्टॉप और मार्ग की जानकारी देता है। जी, ये इंक्लूसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक उत्कृष्ट मॉडल है।
हाँ, क्योंकि इससे दृष्टि बाधित लोगों के लिए स्वतंत्र यात्रा संभव हो पाती है। उन्हें हर स्टॉप पर किसी से पूछना नहीं पड़ता। बिल्कुल, ये उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। और आत्मनिर्भरता की बात करें तो असम के तेजपुर विश्वविद्यालय में भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। ओह, आप उस इंक्यूबेशन सेंटर की बात कर रहे हैं? जी हाँ, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वहां पीएम-एफएमई योजना के तहत एक इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। लेकिन ये पीएम-एफएमई योजना असल में है क्या? देखिए, पीएम-एफएमई का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ये तो काफी लंबा नाम है। हाँ, लेकिन इसके उद्देश्य बहुत स्पष्ट हैं। 2020 में शुरू हुई ये योजना ग्रामीण खाद्य उद्यमों, स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs और स्टार्टअप्स को तकनीकी सहायता देती है। अच्छा। और सबसे अहम बात, ये उन्हें असंगठित क्षेत्र से निकालकर फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ती है। मतलब जो छोटे गांव में पापड़ या अचार बनाने वाले समूह हैं, उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म और पहचान मिलती है। बिल्कुल सही। अब अगर हम समाज के एक और अहम हिस्से की बात करें तो हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन हुआ। हाँ, पर्पल फेस्ट। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए आयोजित किया गया था, है ना? जी, इसका मुख्य फोकस दिव्यांग व्यक्तियों की प्रतिभा और कौशल को सामने लाना था। इसमें कला, संस्कृति और कई जागरूकता गतिविधियां भी शामिल थीं। बिल्कुल। और अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। कैसी तस्वीर? जैसे हमने स्लाइड 4 में कर्नाटक की योजना देखी और अब स्लाइड 6 में पर्पल फेस्ट की बात कर रहे हैं। इन दोनों का ही अंतिम उद्देश्य समाज में समान अवसर और इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देना है। बहुत ही शानदार विश्लेषण है ये। राष्ट्रीय सीमाओं और समाज से आगे बढ़कर चलिए अब वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य की ओर चलते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय और रक्षा समाचारों में अभी एक बड़ा सैन्य अभ्यास चर्चा में है। हाँ, फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास। ये अभ्यास यूएसए और साउथ कोरिया के बीच हो रहा है। बिल्कुल, ये एक विशाल संयुक्त सैन्य अभ्यास है। लेकिन मेरा एक सवाल है, सैन्य अभ्यास तो दुनिया भर में बहुत होते हैं, फिर इसका इतना सामरिक महत्व क्या है? देखिए, ये कोई साधारण अभ्यास नहीं है। ये आधुनिक हथियार और युद्ध रणनीति पर आधारित है। अच्छा। और इसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से कोरियन पेनिनसुला की सुरक्षा स्थिति को मजबूत करना है। मतलब उत्तर कोरिया के बढ़ते प्रभाव और मिसाइल परीक्षणों को देखते हुए? बिल्कुल। और साथ ही यूएसए और साउथ कोरिया की सेनाओं के बीच सैन्य समन्वय को बढ़ाना भी इसका एक अहम लक्ष्य है। समझ गई। अब रक्षा से हम थोड़ा अंतरिक्ष और तकनीक की दुनिया की ओर बढ़ते हैं। जी, ISRO ने हाल ही में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हाँ, ISRO ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। ये इंजन अत्यंत कम तापमान वाली तकनीक पर काम करता है। सही कहा। इसमें ईंधन के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये इंजन किस रॉकेट के लिए बनाया गया है? यह इंजन अपर स्टेज यानी LVM-3 रॉकेट के लिए है। ओह, LVM-3, ये तो भारत का सबसे भारी रॉकेट है ना? जी बिल्कुल। और ये सफल परीक्षण भारत की अंतरिक्ष प्रशिक्षण क्षमता और आत्मनिर्भरता में बहुत भारी वृद्धि करेगा। ये तो सच में गर्व की बात है। अब अंतरिक्ष तकनीक से निकलकर कॉर्पोरेट और AI तकनीक की दुनिया में प्रवेश करते हैं। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। हाँ, सूर्या मिधा बने हैं दुनिया के सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति। बिल्कुल, और इनकी उम्र मात्र 22 वर्ष है। वाओ, 22 वर्ष! इन्होंने तो मार्क जुकरबर्ग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। लेकिन ये सब इतनी कम उम्र में कैसे संभव हुआ? इसका कारण है मरकोर AI। मरकोर AI, ये क्या है? यह एक AI आधारित भर्ती प्लेटफॉर्म है। अच्छा, तो ये कंपनियों के लिए काम करता है? जी हाँ, ये प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कंपनियों के लिए एकदम सटीक कर्मचारी भर्ती करता है, जिसे हम ऑप्टिमाइज्ड हायरिंग कहते हैं। मतलब अब HR का काम भी AI कर रहा है? एक तरह से हाँ। ये प्रक्रिया को तेज और निष्पक्ष बनाता है। बहुत दिलचस्प है। अब कॉर्पोरेट नियुक्तियों की बात चल ही रही है, तो एक और नियुक्ति हुई है। आप HDFC आर्गो की बात कर रही हैं? जी, HDFC आर्गो के नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं, पार्थानिल घोष। बिल्कुल, और ये नई नियुक्ति 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। तो इनके आने से कंपनी में क्या नए बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, इस नेतृत्व परिवर्तन के 3 मुख्य उद्देश्य रखे गए हैं। कौन कौन से? पहला है डिजिटल स्ट्रेंथनिंग, यानी डिजिटल सेवाओं को मजबूत करना। दूसरा है प्रोडक्ट एक्सपेंशन, मतलब बीमा उत्पादों का विस्तार करना। और तीसरा है कस्टमर सर्विस, यानी ग्राहक सेवाओं में सुधार करना। ये तो बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य हैं। अब व्यापार जगत के मानसिक कौशल से जुड़ते हुए शतरंज के मानसिक कौशल और एथलेटिक्स की ओर चलते हैं।
खेल समाचारों में आज दो बहुत अहम खबरें हैं। हाँ, पहली खबर है असम के मयंक चक्रवर्ती के बारे में। मयंक चक्रवर्ती भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी, उन्होंने स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म पूरा किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल है, और परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है? क्योंकि मयंक नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। ओह वाओ, उत्तर पूर्व भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। ये तथ्य तो छात्रों को जरूर याद रखना चाहिए। बिल्कुल, और खेल की दुनिया से हमारी दूसरी खबर है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 के बारे में। हाँ, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और सबसे बड़ी बात, भारत ने ऐतिहासिक शीर्ष स्थान हासिल किया है। जी, भारत रैंक 1 पर रहा है। ये सच में बहुत उत्साहजनक है। भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 208 टोटल मेडल्स जीते हैं। 208 पदक, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल, इसमें 75 स्वर्ण, 69 रजत और 64 कांस्य पदक शामिल हैं। कमाल है। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ भी समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी की बात वापस आती है। कैसे? याद है, हमने पर्पल फेस्ट की बात की थी। हाँ, राष्ट्रपति भवन वाला कार्यक्रम। बिल्कुल, वहां जिन दिव्यांगजनों की प्रतिभा का जश्न मनाया गया, उसी का एकदम जमीनी उदाहरण इन पैरा एथलीटों का ये शानदार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा इसे। सच में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जी, तो दोस्तों, हमने आज के सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अब समय है हमारे दैनिक परीक्षा सारांश का, यानी हमारा सिलेबस मैट्रिक्स। बिल्कुल। चलिए तेजी से आज के सभी विषयों को परीक्षा के सिलेबस मैट्रिक्स के 4 स्तंभों में बांटकर दोहरा लेते हैं, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके। मैं शुरुआत करता हूँ। पहला स्तंभ है विज्ञान एवं पर्यावरण। इसमें हमने दिल्ली के माइक्रोएल्जी एयर टावर, इसरो के CE-20 क्रायोजेनिक इंजन और गुजरात की प्राकृतिक खेती मॉडल के बारे में जाना। सही कहा। दूसरा स्तंभ है शासन एवं योजनाएं। यहाँ हमने कर्नाटक की ध्वनि स्पंदन योजना, असम के PMFME इंक्यूबेशन सेंटर और दिल्ली के पर्पल फेस्ट पर चर्चा की। तीसरा स्तंभ है अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय। इसमें हमने USA और साउथ कोरिया के फ्रीडम शील्ड अभ्यास, सबसे युवा अरबपति सूर्य मिधा और HDFC इर्गो के नए MD पार्थानिल घोष को देखा। और हमारा आखिरी चौथा स्तंभ है खेल एवं दिवस। इसमें हमने नेशनल वैक्सीनेशन डे, पैरा एथलेटिक्स में भारत की रैंकिंग और 94 पे ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती के बारे में पढ़ा। बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा आज का पूरा विश्लेषण। जी, और आज के इस पूरे एपिसोड को खत्म करने से पहले मैं एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। देखिए, आज हमने देखा कि कैसे 22 साल का एक युवा AI की मदद से अरबपति बन गया। हाँ, सूर्य मिधा। और दूसरी तरफ हमने देखा कि कैसे सूक्ष्म शैवाल यानी माइक्रो एल्गे हवा को साफ कर रहे हैं। बिल्कुल। तकनीक और प्रकृति का ये विलय हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में हमारा कौन सा पारंपरिक उद्योग एक साधारण प्राकृतिक या कृत्रिम इनोवेशन द्वारा पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। ये तो वाकई बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। भविष्य में क्या क्या नया देखने को मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। सही बात है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।